हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द लेक्चर ऑन हिंदू लॉ, जहां हम सिंप्लीफाइड वे में सारी चीजें जानेंगे रिगार्डिंग द हिंदू एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द लेक्चर, सीधा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यू शुड ऑलवेज कैरी योर बेर एक्ट एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लेक्चर। ओके, सो दिस इज द स्लाइड ऑन फैमिली लॉ। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदू होता कौन है, या उससे भी पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हिंदू लॉ में हिंदू जब हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था तो हिंदू गवर्न किससे होते थे। तो जितने भी मतलब जब, क्योंकि स्टार्टिंग से तो हिंदू मैरिज एक्ट था नहीं, तो उससे पहले क्या था, तो जितने भी हमारे आप लोग कह सकते हो, सबके सब जो है धर्मा से गवर्न होते थे। धर्मा क्या होता है? धर्मा का मतलब होता है कि विच इज गवर्न बाय, यू कैन से गॉड, और यू कैन से रिलीजन, लॉ, मोरालिटी। ये सारी चीजों को आप बोलोगे कि आप धर्मा से गवर्न हो रहे थे। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉ तो उस टाइम पे था नहीं। तो उससे पहले हम जानना चाहते थे कि हम बेसिकली एनीथिंग विच इज रिलीजियस, और इसके बेसिस पे हम गवर्न हुआ करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सो अगर मैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की बात करूं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। वन इज द एंशिएंट सोर्स, अनदर वन इज द मॉडर्न सोर्सेज, राइट। सो जब मैं एंशिएंट सोर्सेज की बात करूंगी, तो आपको चार चीजें याद रखनी है कि एंशिएंट सोर्सेज के अंदर, कि व्हाट आर द फोर थिंग्स, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हिंदू लॉ डिराइव हुआ है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमने रेफरेंसेस लिए होंगे ना कि हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट को बनाने से पहले, कि हम कहाँ से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो हमने देर उसमें है दो सोर्सेस थे। वन वॉज द एंशिएंट सोर्स, अनदर वन वॉज द मॉडर्न सोर्सेस। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट on the topic ancient sources, so there are four ancient sources. One is the Shruti, another one, okay, one is the Shruti, another one is the Smritis, and then commentaries and digest, and then customs. तो जब मैं श्रुतिस की बात करती हूं, तो हमें चार चीजें आपको याद करनी है। श्रुति वर्ड का मतलब क्या होता है? श्रुति मीन्स टू बी हर्ड। ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, श्रुति का मतलब देर आर फोर एंशिएंट सोर्सेज: श्रुति, स्मृति, कस्टम्स, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, एंड देन मॉडर्न सोर्सेज: जुडिशियल डिसीजंस, प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इस टॉपिक को इतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ना है, कि जो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना ही इसमें डिलीवर करूंगी या एक्सप्लेन करूंगी। सो अगर मैं फर्स्ट सोर्स ऑफ एशियन सोर्सेज की बात करूं, विच इज, अगर मैं फर्स्ट सोर्स की बात करूं विच इज श्रुति, राइट। तो श्रुति का मतलब क्या होता है, हम पहले वो समझते हैं। श्रुति का मतलब होता है श्रु, विच मीन्स टू हियर। श्रु वर्ड का मतलब है श्रु, विच मीन्स टू हियर। विच मीन्स टू हियर, राइट। अब श्रुति के अंदर मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं, जैसे जो हमने वेद, जैसे आपके ऋषि मुनि हैं, उनसे हमने जितनी भी ज्ञान सुना है, तो उसको हम बोलेंगे श्रुति। श्रुति यानी सुनना। जितनी भी हमने चीजें सुन के सीखी हैं, उस वो सारी जो है श्रुति के अंदर आती हैं। और श्रुति के अंदर चार वेदास होते हैं: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। तो ये चार तरीके के वेदास है जो श्रुतिस के अंदर फॉल करते हैं। जितनी भी चीजें हमने ऋषि से सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें आ जाती है आपके रिमेम्बर्ड के अंदर, लेकिन जो आपने खुद से सुनी है उस वो होता है श्रुति। तो ऋग्वेदा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ऋग्वेदा रेफर्स टू द ओल्डेस्ट ओरिजिन एंड कंसिस्ट ऑफ हाइम्स ऑफ प्रेज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस। तो हाइम्स का मतलब क्या होता है, कि जितने भी हमने मंत्र उच्चारण किए हैं वो सारे हमारे श्रुति के अंदर आते हैं। आई मीन ऋग्वेदा के अंदर आते हैं। यजुर्वेदा का मतलब होता है इट कंटेन्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस मंत्रास। सेक्रीफाइस यानी कि जैसे पुराने जमाने में बलि देने का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अलग अलग चीजों की बलि हुआ करती थी, तो वो सारा जो चीजें हैं सेक्रीफाइसेस का जो है आपका यजुर्वेदा के अंदर फॉल करता है। So when I talk about Samveda, Samveda contains verses to be chanted by the seers. तो जितने भी verses हैं, मंत्र हैं, वो सब सामवेदा में आते हैं। अथर्ववेदा, it is devoted to magic, spells and incantations. Okay, let's proceed to the next slide.
स्मृति, दैट विच इज रिमेम्बर्ड। सो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, जो बातें हमने खुद से सुनी है ऋषियों से, वो होती है श्रुति। जो हम सुनी सुनाई बातें होती हैं विच इज रिमेम्बर्ड, उसको हम बोलते हैं स्मृतिज। So while Shrutis were divine revelations, Smritis represented human recollection and representation, interpretation of those divine principles. So हमने interpret वगैरह जो interpret चीजें करी हैं या सुनी सुनाई बातें हैं, वो सब हमारा fall करता है Smritis के अंदर। तो there are two types of Smritis, primary Smriti and secondary Smriti. Primary Smriti इतना depth में पढ़ना नहीं है, but I want you to know everything. So इसलिए it is important. So primary Smritis are of two types, धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। तो धर्म सूत्रास जो होते हैं जैसे प्रोज के फॉर्म में हो गए, जैसे कि आपके जितने भी श्लोक हो गए, आपके जितने भी श्लोक हो गए, उसको हम बोलते हैं धर्म सूत्रास। राइट, so we have understood the meaning of smriti, which is remembered, which are of two types. Okay, next, so important स्मृतिज कौन कौन सी हैं? जैसे कि हमने समझा श्रुति में 4 तरीके के वेद होते हैं, उसी तरीके से स्मृतिज 3 तरीके की होती हैं मोस्टली। वी कैन से दैट वन इज द मनुस्मृति, another one is the Yajnavalkya Smriti and this one is नारद स्मृति। ओके, सो मनुस्मृति के बारे में मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन करूंगी। मनुस्मृति है विच इज द ओल्डेस्ट स्मृति, राइट। तो हमारे इतिहास में जो सबसे पुरानी स्मृति रही है वो है मनुस्मृति, जिसमें आप मतलब आप उसको ये कह सकते हो जो बिल्कुल भी लिबरल नहीं थी, विच वॉज नॉट लिबरल एट ऑल। ठीक है, तो और बहुत ज्यादा कास्ट में मानती थी, या फिर जिसमें ब्राह्मण्स को बहुत अच्छा स्टेटस मिला हुआ था। ये सारा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं मनुस्मृति के अंदर। ठीक है, हाईलाइट कास्ट, डिनाइड राइट्स टू वुमेन। तो इस मनुस्मृति के अंदर वुमेन्स एंड शूद्रास के ज्यादा राइट नहीं है। लेकिन जब आप यज्ञवाल्क्य स्मृति की बात करोगे तो यहाँ पे वुमेन के कुछ राइट्स है, दे हैव लिमिटेड राइट्स एंड कंपैरेटिवली टू मनुस्मृति इट इज मोर थोड़ा सा लिबरल। फिर हम बात करेंगे नारद स्मृति की। अगर मैं नारद स्मृति की बात करूं तो तीनों में मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति या नारद स्मृति, दिस स्मृति इज द मोस्ट लिबरल फॉर्म एज इट रिकॉग्नाइज द विडो रीमैरिज। इसमें बताया गया किंग्स लॉ इज सुपीरियर टू स्मृति, ये सारी चीजें इट इज मोर प्रोग्रेसिव एंड प्रैक्टिकल। सो नारद स्मृति सबसे ज्यादा अच्छी स्मृति मानी गई है क्योंकि इट इज द मोस्ट लिबरल वन। So what we have studied in this slide was कि this one is the oldest, this one थोड़ी सी लिबरल थी बट थोड़ी सी लिबरल थी, एंड दिस वन इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड प्रैक्टिकल, नारद स्मृति। ओके, सो वी हैव स्टडीड 2 सोर्सेस एज इफ नाउ। हमने पढ़ा श्रुति के बारे में जिसमें हमने 4 तरीके के वेदास के बारे में जाना। श्रुति का मतलब होता है टू हर्ड। स्मृति का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, which is remembered. Then custom is also one of the ancient sources, and then we have commentaries and digest. Let's study the commentaries and digest. Okay, so let's understand firstly what was the need. अगर मैं बात करूं what was the need for commentaries? The Smriti's traditional text on law and ethics often contained contradictory provisions. क्या थे? स्मृतिज में ना बहुत सारे कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रोविजंस थे, लीडिंग टू कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी इन सोसाइटी, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे एंड अनसर्टेनिटी इन सोसाइटी क्रिएट कर रहे थे। तो इसलिए हमें कमेंट्रीज की जरूरत पड़ी टू रिमूव दिस कंफ्यूजन। सो इट रिकंसाइल द डिफरेंसेस अमंग स्मृतिज। जितने भी हमारे डिफरेंसेस थे उस चीज को रिकंसाइल करने के लिए, मतलब जितनी भी हमारी कंफ्यूजन्स थी या कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस थे स्मृतिज के अंदर, वो सारी चीजें रिमूव कर दी थी कमेंट्रीज में, स्पेशली ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन, शूद्रास, इनहेरिटेंस एंड सोशल कंडक्ट। सो जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हो रही थी कि वुमेन की क्या पोजीशन होनी चाहिए, शूद्रास की क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये सब पे जितना भी कंफ्यूजन था ये सारा कुछ कमेंट्रीज ने रिमूव कर दिया था। It also interpreted principles in a manner consistent with the social customs. Okay, it interpret principles in a manner, तो consistent बातें कही थी, इसमें बिल्कुल भी contradictory बातें नहीं थी।
प्रेजेंट कंसिस्टेंट एंड एप्लीकेबल सिस्टम ऑफ लॉ। तो क्या क्या चीज कैसे एप्लीकेबल होगी वो चीजें कमेंट्रीज ने बताई थी। तो अब अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमेंट्रीज वर्सेस डाइजेस्ट। सो कमेंट्रीज क्या काम करती है, एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर स्मृति इन डिटेल। तो ये बात करती है बिल्कुल भी डिटेल में, राइट। तो जैसे एग्जांपल है मिताक्षरा। तो दो तरीके की हम मोस्टली इसमें पढ़ते हैं, एक तो मिताक्षरा, दूसरा है दया भागा। तो कमेंट्रीज की जब मैं बात करूं तो जब भी स्मृतिज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है तो उसको हम कमेंट्रीज बोलते हैं। जब भी मैं समराइज की बात करूंगी तो उसको हम बोलेंगे डाइजेस्ट। समराइज एंड रिकनसाइल वेरियस स्मृतिज। तो जितनी भी स्मृतिज थी उसको एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके लिखा गया into a single uniform code of principles, that is called as digest. So you can see there here, so we will understand the difference between Mitakshara and Daya Bhaga on the later stage. So this is how you can study about it. Okay, so let me first finish the fourth must essential, which is the custom. So जब मैं कस्टम की बात करती हूं तो किस चीज को आप कस्टम मानेंगे। सो एवरीथिंग इज नॉट अ कस्टम। अगर मैं बोलूं कि मेरे घर में कलावा बांधना कस्टम है, राइट, द थ्रेड विच हिंदूज वेयर, या टीका लगाना कस्टम है, तो हर चीज कस्टम नहीं हो जाएगी जो कि पर्टिकुलर घर से घर वेरी करेगा। अ कस्टम मस्ट बी एंशिएंट। सो पहली कंडीशन क्या है कि अ कस्टम मस्ट बी एंशिएंट। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, राइट। अ कस्टम मस्ट बी एंशिएंट और इन यूज सिंस टाइम इमेमोरियल। हम ऐसे मतलब काफी टाइम से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। द कस्टम हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड, मतलब वेग नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड। इट शुड बी रीजनेबल। ऐसा नहीं अनरियलिस्टिक बात बोल दो आपकी, हाँ भाई ये भी कस्टम है, राइट। यूनिफॉर्म एंड ऑब्जर्व विदाउट इंटरप्शन। ऐसा नहीं था कि आपने 2 दिन आपके यहाँ वो 2 दिन फॉलो हुआ एंड देन 2 दिन बाद वो फॉलो नहीं होता। सो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन व्हेन इट कम्स टू कस्टम्स। कंफर्मिटी विद द लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्टिंग में नहीं होना चाहिए, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो what are the conditions of custom? One is ancient, right? Another one, it should be clearly defined, okay, and it should be without any interruption। और बताइए, एंड इट शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी। जैसे अगर आप पब्लिक मोरालिटी में कुछ भी नॉट अगेंस्ट एनीथिंग लॉ, custom must not go against public policy and law of the land. If the law makes it forbidden, it will not be considered a valid custom. एग्जाम्पल पर्दा सिस्टम। अगर जैसे आप इस लेडी को देख सकते हैं, इसको पर्दा बोलते हैं, बहुत सारे कल्चर्स में होता है पर्दा। तो अगर मैं बात करूं पर्दा सिस्टम की, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी को गवर्नमेंट लॉ बना दे कि पर्दा सिस्टम इज फॉरबिडन और इट इज इलीगल और इट इज अ क्राइम, सो ऐसे केस में आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है ये मेरा कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि बुरखा के बारे में या हिजाब के बारे में देयर हैज बीन अ डिस्कशन। सो कल को अगर गवर्नमेंट बना दे एक लॉ की नहीं, दिस इज समथिंग विच इज फॉरबिडन, या ये अलाउड नहीं है, ये इट इज इलीगल और इट इज एन ऑफेंस, देन इन दैट केस यू कैन नॉट प्लीड कि दिस इज योर कस्टम। ऐसे केस में आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा कस्टम है। So it should not be against the public morality and law. Okay. So let's go back to our slide first and see the differences. Okay. So we have studied about Shruti, we have studied about Smritis, we have studied about customs, and we have understood commentaries and digest. So we are done with the ancient sources. तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है समझना उतना ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। Now let's understand the modern sources. So modern sources वो sources हो गए जो अभी के टाइम पे प्रेवलेंट है, जो मतलब एंशिएंट हमारी रिलीजियस बुक से नहीं उठाए गए हैं। एंशिएंट सोर्सेज में हमने मोस्टली वो सोर्सेज समझे जो हमारी एंशिएंट किताबों से हमने यूजुअली लिए, रिलीजियस बुक से नहीं है। अगर मैं मॉडर्न सोर्सेज की बात करूं तो मोस्टली 3 होते हैं इसमें, जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। सो जुडिशियल डिसीजंस, जैसे जजेस ने जो डिसीजंस दिए उसको हमने इंटरप्रेट करा या समझा, तो उसको हम बोलेंगे एक तरीके का वो भी मॉडर्न सोर्स होता है जहां से हम हिंदू लॉ को डिराइव करते हैं। प्रेसिडेंट्स यानी कि
जैसे जो पहले कोर्ट ने जो कोई जजमेंट दिया हो उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो पिछले जजमेंट्स को हम जो रेफर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट। लेजिस्लेशन यानी कि जो भी लॉ बन रहा है, जो भी लॉ है, उससे उससे अगर हमने कुछ भी सोर्स लिया फॉर मेकिंग दिस हिंदू लॉ, देन दैट इज अगेन अ मॉडर्न सोर्स। इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का मतलब है समथिंग विच इज ऑन जस्टिस। आप खुद ही, इक्विटी का मतलब हो जाता है बहुत हद तक एथिकली, या एथिक्स के हिसाब से या मॉरलिटी के हिसाब से, उसको आप बोलोगे कि इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। कि अगर आपने अगर हमने जो हिंदू लॉ का डिराइव करे हैं जो सोर्सेज, अगर हमने एथिक्स के बेसिस पे जो डिसीजन लिया है या मॉरलिटी के बेसिस पे, गुड कंसाइंस के बेसिस पे, उसको हम बोलेंगे मॉडर्न सोर्सेज। सो लेट्स जस्ट गो बैक टू आवर स्लाइड। As you can see here, under the modern sources, first one was which I explained it to you, justice, equity and good conscience, used by courts in the absence of specific legal provisions। ये usually कब use होते हैं? When there is no specific legal provisions, means applying moral fairness and reason in resolving the dispute। so हमने हमारे जैसे बोलते हैं ना कि हमें हमें लगता है कि ये सही होगा, फेयरनेस के बेसिस पे या अपने हिसाब से आपने जब कोई चीज करी है विच इज फेयरनेस मॉरलिटी, इस बेसिस पे जो होता है उसको हम बोलते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स फॉर मेकिंग ऑफ द हिंदू लॉ। Another one I explained it to you, precedent, which is judicial decisions, the decisions taken by the court in the previous cases, particularly mostly from the superior courts, such as authoritative guidance for further cases, for future cases। तो जैसे पिछला केस में जैसे हम बोलते हैं शाहबानो का केस था, या आप ऐसे कई केशवानंद भारती, तो ऐसे कई केसेस आपके जो है प्रेसिडेंट के तौर पे हम यूज करते हैं, which is delivered mostly by the superior courts। Okay, next one is the legislation, the modern and most authoritative source। codified laws like the Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Adoption and Maintenance Act। so legislation में भी mostly दो तरीके के आ जाते हैं, which is प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो कुछ ऐसे लॉज है जो इंडिपेंडेंस से पहले है, कुछ इंडिपेंडेंस के बाद है। तो इंडिपेंडेंस के बाद वाले आप ये सारे लॉज हो गए। तो दीज आर ऑल्सो द सोर्सेज फॉर योर हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू लॉ। एंड जुडिशियल डिसीजंस, लैंडमार्क जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हेल्प रिफाइंड ट्रेडिशनल हिंदू लॉ and align it with constitutional morality and modern justice। so जितने भी आपके judicial decisions हो गए, right? okay, so this is all about it। so now let me just go to my another slide and explain you in this brief। okay, so this is what we have studied so far। अभी हमने ये जाना in sum up कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू लॉ आने से पहले कि हम किससे गवर्न होते थे। हम मोस्टली गवर्न होते थे धर्मा के बेसिस पे, विच इज योर गॉड के, गॉड ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या जो भी चीजें लिखी हुई है किताबों में, रिलीजियस बुक्स में, या लॉ जो था, लॉ तो था नहीं उस टाइम पे, तो मोस्टली रिलीजन के बेसिस पे हम गवर्न होते थे, विच इज धर्मा, राइट? तो इसी को हम बोलते हैं कि हिंदू लॉ के आने से पहले हम धर्मा पे गवर्न होते थे। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट आर द टू सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, विच इज एंशिएंट सोर्सेस एंड देन मॉडर्न सोर्सेस। एंशिएंट सोर्सेस में हमने जाना चार तरीके के सोर्सेस है एंशिएंट सोर्सेस: श्रुतिज, स्मृतिज, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड देन कस्टम्स। श्रुतिज में आपको याद रखना है कि व्हाट इज हर्ड, राइट? जो हमने ऋषि मुनियों से हमने जो चीजें सुनी है, खुद के कानों से सुनी है, उसको हम बोलते हैं श्रुतिज। श्रु का मतलब ही होता है टू हियर। श्रु मीन्स टू हियर। लेट मी राइट इट डाउन हियर। श्रु मीन्स टू हियर। ओके, सो इसके अंदर श्रुति के अंदर चार वेदास होते हैं: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। स्मृतिज विच इज रिमेम्बर्ड, जो भी सुनी सुनाई बातें हैं और हमें याद है वो चीजें स्मृति होती है। मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट वन, कास्ट सिस्टम में बिलीव करती है, बिल्कुल भी लिबरल नहीं है, और ब्राह्मण्स में की बात करती है। अनदर वन इज द यज्ञवाल्क्य, थोड़ी सी लिबरल है, लिमिटेड राइट्स देती है वुमेन को। नारदा स्मृति विच इज द मोस्ट ब्रॉड माइंडेड वन एंड विडो रिमैरिज के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती हैं, और इस तरीके के कई कॉन्सेप्ट है। किंग्स लॉ इज सुपीरियर टू स्मृति, ये सारी चीजें आप नारदा स्मृति में समझेंगे। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, कमेंट्रीज की नीड क्या थी, जिसमें हमने जाना कि टू रिमूव द कंफ्यूजन, जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग बातें थी। डाइजेस्ट
कमेंट्रीज हमेशा डिटेल में होती है, स्मृति की डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, डाइजेस्ट इज इन कंसाइज फॉर्म, कंसाइज बोल लो या समरी फॉर्म जो होता है उसको आप डाइजेस्ट बोलते हैं। कमेंट्रीज का एग्जाम्पल है मिताक्षरा, डाइजेस्ट का एग्जाम्पल है दया भागा। फिर हमने कस्टम्स के बारे में जाना था, कस्टम्स में एंशंट होना चाहिए, विदाउट एनी इंटरप्शन होना चाहिए, विदाउट इंटरप्शन, और नॉट अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी, ये सारी चीजें हमने, एंड एंशंट, हाँ मोस्टली यही था कस्टम्स के, रीजनेबल होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। एंड देन वी स्टडीड अबाउट द मॉडर्न सोर्सेस। मॉडर्न सोर्सेस में वी स्टडीड अबाउट जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, विच इज मोस्टली कि फेयरनेस पे डिपेंड होना चाहिए। एंड देन दिस इज प्रेसिडेंट, जो पुरानी जजमेंट्स रही हैं फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट्स। लेजिस्लेशन हमने पढ़ लिया कि जो भी लॉज मेड हैं, लॉज, और देन दिस इज प्री इंडिपेंडेंस लॉ हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो हम जो भी पढ़ने ही जा रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन, गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। फिर अगला है आपका जुडिशियल डिसीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द, जिसमें हम इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। So these are the two modern sources and ancient sources. So now let's understand what is मिताक्षरा एंड दया भागा। सो हमने समझा था कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के अंदर, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के अंदर कमेंट्रीज का एग्जाम्पल था मिताक्षरा, डाइजेस्ट का एग्जाम्पल था दया भागा। सो जब मैं मिताक्षरा की बात करती हूँ तो मिताक्षरा में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, विच इज, इसका जो ऑथर है विच इज विजनेश्वरा, कमेंट्री ऑन यजनवाल का स्मृति, जिमुतवाना। तो इसको आपको ना मोटा मोटी थोड़ी थोड़ी ब्रॉड चीजें याद कर लेनी है, ठीक है। इट इज ए कमेंट्री ऑफ यजनवाल का स्मृति। सो दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर एंड दिस इज द नेम ऑफ दया भागा ऑथर्स, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स। नेचर क्या है, मिताक्षरा इज मोर कंपैरेटिवली मोर ऑर्थोडॉक्स, दया भागा इज मोर रैशनल एंड लिबरल। So that is the difference in both the this मिताक्षरा and दया भागा। So जब मैं मिताक्षरा की बात करूं, इसमें क्या बताया गया है कि sons obtain rights by birth। यहां पे sons को राइट कैसे मिलता है, by birth। लेकिन जब मैं दया भागा की बात करूंगी तो sons obtain rights after father's death। तो यहाँ पे तो सन को जो है राइट मिल रहा है, obtains right by birth। सो ये चीज को आपको हमें याद रखना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज कि यहाँ पे आपको राइट जो मिल रहा है वो बाय बर्थ मिल रहा है, राइट, और यहाँ पे जो आपको राइट मिल रहा है वो बाय डेथ मिल रहा है, ऑलराइट। तो सन्स ऑब्टेन राइट्स बाय बर्थ, सन ऑब्टेन्स राइट आफ्टर फादर्स डेथ। तो यहाँ पे राइट आपको बर्थ से ही मिल जाता है, यहाँ पे क्या है, फादर की डेथ होने के बाद। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड बाय ऑल द मेल को पार्सन्स। तो जितने भी एक फैमिली के अंदर जितने भी मेल हैं, इन सबकी जॉइंट ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी इन सभी लोगों को बिलोंग करती है। प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड बाय ऑल केयर पर्सन्स, एब्सोल्यूट ओनरशिप रिमेन्स विद फादर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। यहां पे क्या है कि एब्सोल्यूट ओनरशिप है, राइट। प्रॉपर्टी पासिस बाय सर्वाइवरशिप, प्रॉपर्टी पासिस बाय इनहेरिटेंस। यहाँ पे इनहेरिटेंस पे पास होती है, और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सक्सेशन एक्ट में और इन डेप्थ में। अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक सा समझा दे रही हूँ, बट हम मोस्टली इसको सक्सेशन में पढ़ते हैं। सर्वाइवरशिप का मतलब होता है कि जैसे ये 4 लोग हैं, अब इन चारों में से चाहे मान लीजिए अब इसका एक्सीडेंट हो गया, राइट, तो ये 3 बचे सर्वाइवर, है ना। अगर 4 लोग थे, ए बी सी डी, डी का एक्सीडेंट हो गया तो 3 बचे, तो ये तीनों हो गए सर्वाइवर। तो प्रॉपर्टी पासिस बाय सर्वाइवरशिप। यहाँ पे प्रॉपर्टी पासिस होती है इनहेरिटेंस से, जो यूजुअली मतलब फिर बेटे से ग्रैंडफादर से फादर को, फादर से सन को, विच इज इनहेरिटेंस। वुमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम कोपार्सनी, यहाँ पे वुमेन एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे वुमेन स्पेशली विडोज कैन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इनहेरिटेड, तभी इसको ऑर्थोडॉक्स बोला गया था। ये देखिए आप, ये इससे आप ना याद, इट इज इजी टू रिमेम्बर व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन। यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे यू कैन से दे आर इंक्लूडेड, दैट इज व्हाई इट इज मोर लिबरल एंड दिस वन इज ऑर्थोडॉक्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Father's power to alienate. Father cannot alienate joint property without consent of sons.
हमने मिताक्षरा में पढ़ा था अभी कि इट हैज, मिताक्षरा हैज जॉइंट ओनरशिप, मिताक्षरा है जॉइंट ओनरशिप। एंड दयाभागा फादर कैन फ्रीली एलिनेट हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि मिताक्षरा के अंदर यू कैन सी दैट, वहां पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था जैसे ये यहाँ पे कि जॉइंट ओनरशिप है, इसीलिए he cannot alienate without the consent of other sons. Let me re-explain it to you again. जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ये मिताक्षरा है, राइट, 1 2 3 4 5 6, इन सब ने को जॉइंटली ओनरशिप है। दैट इज वाई फादर अपनी मर्जी से इस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता। एलिनेट का क्या मतलब होता है, बेच नहीं सकता, ठीक है। लेकिन दया भागा के अंदर यहाँ पे उसकी अपनी, अगर उसका हिस्सा है तो अपना हिस्सा है, तो फादर जब चाहे इसको बेच सकता है, यहाँ पे वो बेच नहीं सकता, राइट। सो एंड ही नीड्स विदाउट द कंसेंट, या तो वो ऐसा करे अगर वो बेचना चाहता है तो ये बाकी लोगों से कंसेंट ले। इफ देर इज नो कंसेंट ही कैन नॉट सेंड बिकॉज देर इज जॉइंट ओनरशिप। while in Dayabhaga father can alienate his property. So there are certain sub schools of Mitakshara which is मिथिला स्कूल, बनारस स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल, द्रविड़ स्कूल। सो ये सब आप, ये सब स्कूल्स के थोड़े बहुत नाम मैंने मेंशन कर दिए। यहाँ पे देर इज नो सब स्कूल एंड देर इज यूजुअली सिंगल यूनिफॉर्म स्कूल। पार्टीशन कैन बी डिमांडेड ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम, यहाँ पे पार्टीशन कैन बी डिमांडेड ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम। पार्टीशन ऑकर्स ओनली आफ्टर फादर्स, यहाँ पे पार्टीशन कैन नॉट बी डिमांडेड। इट इज कहाँ पर मिताक्षरा यूजुअली प्रैक्टिस होता है, इट इज प्रैक्टिस इन पैन इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। और ये दया भागा जो है मोस्टली इट इज प्रैक्टिस इन बंगाल एंड असम। रिलीजियस बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल बेनिफिट, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलीजियस एफिशिएंसी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेनिफिट। सो ये मोस्टली प्रैक्टिकल चीजों पे, डॉक्ट्राइन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ ह्यूमन वेलफेयर देखा जाता है, और यहाँ पे रिलीजियस या स्पिरिचुअल चीजों पे ज्यादा ये बेस्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। I think you have understood most of the things I have explained. So let's see you in the next lecture where we will study who is the Hindu.